बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 का लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझें। पोटेंशियो, ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, पोटेंशियो और मीटर। पोटेंशियो का मतलब क्या है कि ये चीज़ क्या मेजर करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। और मीटर किसे कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि जो चीज़ मेजर करती है उसको मीटर हम कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ज़रा लफ्ज़ों पे तवज्जो करें। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो का लफ्ज़ निकला पोटेंशियल से और मीटर का लफ्ज़ निकला मेजरिंग से। जिस तरह एम मीटर, वोल्ट मीटर, ये आपने लफ्ज़ सुना है ना। हर उस चीज़ को हम मीटर कहेंगे जिससे हम किसी ना किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरिंग डिवाइस को हम मीटर कहते हैं। तो बच्चे, पोटेंशियो का मतलब है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब ये सुनकर बच्चों के ज़हन में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं और उनका जवाब आपकी बुक वाले ने पहले पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है। उस थ्योरी को मैंने पॉइंट्स बना के लिखा, आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है। वो क्वेश्चन क्या है, बच्चे पूछते हैं सर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए तो वोल्ट मीटर भी हमारे पास होता है। बच्चे, वोल्ट मीटर में मसला पता है क्या है, ज़रा आप तवज्जो करें कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है जिसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच की हुई है, ठीक हो गया। ये बैटरी है जी 10 वोल्ट की, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पहले से मौजूद हैं इस वायर के अंदर, लेकिन जब बैटरी लगाएंगे तो वो फ्लो में आ जाएंगे। अब मैंने इसका पोटेंशियल मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा दूंगा। ये बात याद रखिएगा बेटा कि किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट। अब मसला पता है क्या है कि जैसे ही करंट पास करेगा यहाँ पे आएगा तो करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 है और ऊपर को I2। अब वोल्ट मीटर करंट को ड्रा करना शुरू कर देगा, लेकिन जैसे ही करंट दो हिस्सों में तकसीम होगा, करंट वोल्ट मीटर की तरफ भी जाएगा तो पोटेंशियल एक्यूरेट मेजर ही नहीं होगा। कैसे भला? बच्चे, आपने पढ़ा होगा ना V = IR, आपको याद होगा, और I = V/R। अब अगर हम पोटेंशियल को अच्छे तरीके से मेजर करना चाहते हैं तो एक अच्छा वोल्ट मीटर वो होता है जो करंट को ड्रा ना करे, करंट को अपनी तरफ ना खींचे। अब क्योंकि ये पैरेलल में, तो आपको पता है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होना ही होना है। लेकिन अब इसका मकसद क्या है, इसका हल क्या है? हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना करंट कम होगा। जितनी रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे करंट कम होता जाएगा और हम पोटेंशियल को एक्यूरेट मेजर कर लेंगे। किस केस में? वोल्ट मीटर के केस में। लेकिन अब मसला पता है क्या है, आप वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जितनी मर्जी बढ़ा दें, लेकिन आप एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। मसलन इस वोल्ट मीटर ने कुछ ना कुछ करंट ड्रा करना ही करना है। तो यही वजह है कि मैंने कहा कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। अब फ़ायदा क्या है बच्चे? वोल्ट मीटर एक तो चीप होता है, सस्ता है, ठीक है, पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा, इजी टू यूज़, इसको यूज़ करना भी आसान है। ये तो हो गए उसके फ़ायदे। लेकिन नुकसान क्या है? ड्रा करंट फ्रॉम द सर्किट। ये सर्किट में से करंट को ड्रा कर लेता है। जब करंट को ड्रा करेगा तो इसका मतलब है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को सही मेजर नहीं कर सकते। देखें ना कि ये चीज़, करंट ज़ीरो कब होगा? करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना। ये चीज़ ज़ीरो कब होगी? जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। और याद रखेंगे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई तो होती है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होती। हाँ, वो एक आइडियल कंडीशन है। ज़रा आप तवज्जो करें, मैंने इधर नोट में लिखा है, ये MCQs भी आ जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट, जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। ये इन्फिनिटी का साइन है। ये पेपर में MCQs आ सकता है, बच्चे आप नोट कर लें कि जो आइडियल वोल्ट मीटर है ना उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन बेटा, ये तो हम कह रहे हैं ना आइडियल वोल्ट मीटर, जो हमारे पास मार्केट के अंदर वोल्ट मीटर है वो आइडियल तो नहीं है।
क्योंकि अगर आइडियल वोल्ट मीटर की, अगर ये वोल्ट मीटर आइडियल है तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, तो करंट पास नहीं करेगा। तो जब करंट पास नहीं करेगा वोल्ट मीटर में से, सारे का सारा करंट इधर सर्किट में से गुजरेगा, तो हम कहेंगे कि ये एक अच्छा वोल्ट मीटर है, ये पोटेंशियल को सही मेजर करता है। लेकिन ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, हकीकत तो ऐसी नहीं है। हकीकत में तो करंट ड्रा होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होती, वो तो सिर्फ आइडियल केस में है ना। तो ये करंट को ड्रा कर लेता है, तो इसके कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो फिर एक और चीज़ें भी हैं, CR और DVM, ये आपकी बुक अब फर्स्ट पैराग्राफ है। अच्छा, अब इसीलिए हम वोल्ट मीटर को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सर्किट में से करंट ड्रा करता है। हालांकि काम इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना ही है। तो बच्चे दो चीज़ें और हैं हमारे पास, CR और DVM, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और DVM कहते हैं डिजिटल वोल्ट मीटर। अब इनका मसला क्या है, ये बहुत अच्छे तो हैं। तो जी बेटे, मैंने आपको क्या कह रहा था कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और डिजिटल वोल्ट मीटर ये एक्यूरेट तो है, ये सर्किट में से करंट ड्रा नहीं करती, लेकिन मसला पता है क्या है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं और डिफ़िकल्ट टू यूज़। इनको यूज़ करना भी स्टूडेंट के बस में नहीं होता, एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये CR और DVM पोटेंशियल को मेजर सही करते हैं, लेकिन ये महंगे हैं, इनका मसला ये है। और वोल्ट मीटर है तो सस्ता, लेकिन ये वोल्ट करंट को ड्रा करता है और ये चीज़ों को सही मेजर नहीं करता। यानी कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है और CR और DVM में भी कुछ प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ सस्ती भी मिल जाए और अच्छी भी मिल जाए। जिस तरह आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना लंडे में, तो हम क्या कहते हैं कि यार चीज़ सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। तो भाई पोटेंशियोमीटर एक ऐसा मीटर है जो सस्ता भी है। तो देखें जी, नीचे मैंने लिखा एक क्वालिटी तो उसकी ये है कि ये चीप भी है, सस्ता भी है और एक्यूरेट भी है। देखें, एक इसकी क्वालिटी है, एक इसकी। तो पोटेंशियोमीटर को अब यूज़ करने की वजह आपको पता चली, ये तो कीमत इसकी कम है, सस्ता है और ये पोटेंशियल को मेजर भी सही करता है। यही वजह है कि हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं CR, DVM और वोल्ट मीटर के ऊपर। तो इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर, ये तो थी आपके पहले पैराग्राफ की सारी थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक। तो जी बेटा, पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन देखें, इट इज एन एक्यूरेट डिवाइस। ये डिवाइस बड़ी एक्यूरेट है, ये पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन है। इट इज एन एक्यूरेट डिवाइस विच is used to measure and compare the potentials without draw any current फ्रॉम सर्किट। ये इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ यूज टू मेजर। अब ज़रा देखें, इसका पहला काम क्या है कि ये मेजर भी करता है। अच्छा ठीक है, और दूसरा काम क्या है, और कंपेयर, मुवाजना भी करता है। विच इज़ यूज टू मेजर एंड कंपेयर, किसका, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल को मेजर भी करता है और कंपेयर भी करता है। लेकिन इसकी खूबी क्या है, विदाउट ड्रॉ, ये इधर आएगा लफ्ज़ विदाउट, विद नहीं आएगा, विदाउट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, कि ये सर्किट में से कोई करंट भी ड्रा नहीं करेगा। जब सर्किट में से करंट ड्रॉ ही नहीं करेगा तो इसका मतलब हम पोटेंशियल को सही मेजर कर लेंगे। और इस कंडीशन को हम कहते हैं जी I = 0। बच्चे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड नल कंडीशन। याद है, आप हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही पढ़ा था, नल कंडीशन या बैलेंस कंडीशन। तो ये बात याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज भी और पोटेंशियोमीटर भी, ये दोनों ही किस कंडीशन पर काम करते हैं, नल कंडीशन पर।
तो जब सर्किट में से करंट ही ड्रा नहीं करेगा तो पोटेंशियोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा, मैंने अभी आपको ओहम लॉ से बताया भी है, तो फिर हम पोटेंशियल को सही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं विदाउट ड्रॉ एनी करंट। यही इसकी खूबी है। तो ये नल कंडीशन पे काम करता है। बच्चे इसका प्रिंसिपल देखें जी, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, बेसिकली एक वायर ही है। ये बेसिकली एक वायर ही है। मैं इसका प्रैक्टिकल कोशिश करूंगा, एक अलग वीडियो में बताऊंगा आपको कि पोटेंशियोमीटर एक वायर ही है। आपने वायर कैसी लेनी है, बुक वाला कहता है ऐसी नहीं लेनी कि ये ना हो कि एक जगह से वायर मोटी हो, ठीक है, और एक जगह से पतली हो। इस तरह की वायर नहीं होनी चाहिए। उसका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि एक वायर आप उसको खींच दें और वो थोड़ी सी बारीक हो जाए। स्ट्रेच नहीं करना आपने। एक वायर आपने ऐसी लेनी है जिसका एरिया यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। तो फिर ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। बच्चे ओहम लॉ आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में से करंट ड्रॉ ही नहीं करती। करंट जीरो किस में है, पोटेंशियोमीटर में। सारे का सारा करंट सर्किट में ही फ्लो करना शुरू कर देता है। तो मैं कह सकता हूं कि इधर करंट कांस्टेंट है, कि सारे का सारा करंट सर्किट में फ्लो करता है। तो आई कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आई तो कांस्टेंट है क्योंकि पोटेंशियोमीटर। अब आप ये ना कहेगा सर करंट तो जीरो है। करंट जीरो का मतलब है पोटेंशियोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा। सारे का सारा करंट सर्किट में तो फ्लो कर रहा है ना, और वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं बच्चे के पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो तो पहले ही कांस्टेंट है ना, किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है। तो बेटा एरिया उसने कह दिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि उस वायर का एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टिविटी पहले ही कांस्टेंट है, एरिया उसने कह दिया है, तो फिर बाकी बच क्या गया, बाकी तो लेंथ बची ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं आर की जगह पे एल लिख सकता हूं। सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये इसका प्रिंसिपल है बच्चे, कि जो पोटेंशियोमीटर है ना, उसका पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। किसकी लेंथ, उस वायर की लेंथ। मैं अभी इसका प्रूव भी करवाता हूं, आप लोग इसको जरा नोट कर लें, इसका प्रिंसिपल और इसकी डेफिनेशन। शाबाश। तो जी बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि ये मेरे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ को मैं ई कहूँगा, ठीक हो गया। और ये मैंने आपको अभी कहा कि पोटेंशियोमीटर असल में एक क्या है, ये मैं इधर बनाता हूँ पहले। ये एक वायर ही है, अभी मैंने कहा ना। और ये वायर किसकी होती है जी, मैग्नन की या कॉन्स्टेंटन की। और ये मैग्नर और कॉन्स्टेंटन बहुत अच्छी वायर्स होती हैं जो कि रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करती, जिनका टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। अब ये एक वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ज़रा गौर करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर है। आप कहेंगे सर हमारी बुक में तो रेजिस्टेंस बनी हुई है। बच्चे वो उस वायर की ही रेजिस्टेंस है। ये जो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली एक वायर है, ठीक है। आपकी बुक वाले ने ये जो वायर है ना, ये याद रखिएगा वायर किसकी है, मैं लिख देता हूं। इट इज अ मैग्नन वायर, मैग्नन आर कॉन्स्टेंटन। ये मैग्नन की वायर हम लेंगे या कॉन्स्टेंटन की, क्योंकि ये बहुत अच्छी वायर्स हैं जिनका टेम्परेचर अगर हम चेंज भी करें ना तो इनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इतनी चेंज नहीं होती। तो आपने याद रखना कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वायर ही है। तो अब मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ। तो हम वायर को ही बनाएंगे कि लेकिन किसकी शेप में, रेजिस्टेंस की शेप में। तो बेटा आप ज़रा गौर करें, आपको इधर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ना, तो ये मैंने एक वायर बना दी इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, इसकी ईएमएफ को मैं ई कह देता हूँ। सपोज करें कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सपोज करें। अच्छा फिर इसके साथ हम एक क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। और ये इसकी नीडल छोटी सी बना देते हैं हम।
और ये जो साथ में स्लाइडिंग टर्मिनल है ना बच्चे, ये असल में एक होती है जोकी, दिस इज कॉल्ड जोकी। ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी है, दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ये पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी लो पोटेंशियल पे है। ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अब जोकी क्या होती है बच्चे, एक मेटल की ना वायर होती है जिसको आप कभी यहाँ पे लगाते हैं, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। अब ये बैटरी है 10 वोल्ट की। अब जरा देखें इसका पहला यूज क्या है कि पोटेंशियोमीटर, ये तो होगी ना इसकी कंस्ट्रक्शन कि एक वायर की शक्ल में एक रेजिस्टेंस हमने बनाई हुई है। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और वो कैसे, मिसाल देता हूँ, ये आपके पास ना, मैं बैटरी 10 वोल्ट की है ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके पास 10 रुपए वाला नोट है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे 2 रुपये चाहिए, तो आप मुझे दे सकते हैं? नहीं। देखना, आप उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर तो नहीं देंगे। हाँ, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है तो आप मुझे 2 वोल्ट नहीं दे सकते। तो बैटरी भी कुछ ऐसे ही है। बैटरी के पास 10 वोल्ट है, लेकिन मुझे चाहिए 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो बैटरी नहीं दे सकती। हाँ, अगर मैं क्या करूं, एक हल है। अगर मैं 10 रुपए के कागज़ के नोट की बजाय मैं जनाब उसके सिक्के करवा लूँ, कॉइन करवा लूँ। कैसे बना, ये 10 का नोट है ना, ये हाई पोटेंशियल है, इधर आ जाए जी 10 वोल्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 0। अब जरा आप देखें कि मैंने इस 10 वोल्ट की बैटरी को 10 हिस्सों में तकसीम करवा दिया। मैंने 10 रुपए का कागज़ का नोट था ना, क्योंकि अब मैं कागज़ के नोट को तो डिवाइड नहीं कर सकता। मैंने 10 रुपए के ना 10 कॉइन्स ले लिए हैं कि 10 कॉइन। अब जरा देखें कि इसका फ़ायदा क्या है। मैं इस जोकी को, अगर मुझे चाहिए ना 10 वोल्ट, तो मैं इस पॉइंट सी, जिसको हम स्लाइडिंग टर्मिनल कहते हैं, इसमें जोकी को उठाऊंगा, पॉइंट ए पे ले आऊँगा, तो मुझे 10 वोल्ट मिलेंगे। अगर 9 पे ले जाऊँगा तो कितने वोल्ट मिलेंगे जी बताएं? 9। और इसके बाद आगे ले जाऊँगा 8 वोल्ट मिलेंगे। ऐसे है ना पूरे। जब मैं इस जोकी सी को 10 पे ले आऊँगा तो मुझे पूरे के पूरे 10 वोल्ट मिलेंगे। सॉरी, थोड़ा सा उलट बता गया हूँ मैं। अब ज़रा तवज्जो करें, जब मैं इस पॉइंट स्लाइडिंग टर्मिनल सी को 10 पे ले आऊँगा ना, तो 10 - 10 0 वोल्ट मिलेंगे। 9 पे ले आऊँगा तो 1 वोल्ट, 8 पे ले आऊँगा 2 वोल्ट, 7 पे 10 - 7, आपने इसको माइनस करना है। जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल 0 पे जाएगा ना, तो हाई माइनस लो 10। मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया था, इसके लिए माजरत है बेटा, कि जब ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी पॉइंट ए पे आएगा तो बैटरी ये हमें कितने वोल्ट देगा? 0 वोल्ट, क्योंकि 10 - 10 0। जब ये 9 पे जाएगा तो हमें 1 वोल्ट मिलेगा। जब 8 पे जाएगा तो 2 वोल्ट मिलेंगे। इसी तरह अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल, इधर देखें इस टाइम किस पे है? पॉइंट 4 पे, तो कितने वोल्ट देगी ये बैटरी? 10 - 4। तो ये पोटेंशियोमीटर हमें 6 वोल्ट देगा, 10 - 4। अगर ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल, इसको मैं 0 पे ले जाऊं तो 10 - 0 10 वोल्ट। तो पता चला हम अपनी मर्जी से भी पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। जितना पोटेंशियल चाहिए उतना हासिल कर लें। तो बच्चे एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये देखें डिवाइड हो गया ना। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V = IR, I = V/R। तो V की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? E, इस बैटरी की EMF। ठीक है। सो अब मुझे पोटेंशियल निकालना है A और C के दरमियान। ये A टर्मिनल और C स्लाइडिंग टर्मिनल, V = IR। अब मैंने स्मॉल r पता है क्यों लिखा है बच्चे? A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो होगी स्मॉल r। ठीक है। तो इसको मैं क्या पुट करूंगा? VAC, I की वैल्यू पुट करवाएं जी, E/R मल्टीप्लाई बाय R। अब आप ये देखें कि कैपिटल R से क्या मुराद है? पॉइंट A से लेके B तक की टोटल रेजिस्टेंस। ये इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, लेकिन A और C के दरमियान की रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है बच्चे। अब E भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब ये स्मॉल r एक वेरिएबल चीज है। ये स्मॉल r क्या है? कि A और C के दरमियान की रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? VAC स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय E। तो बच्चे इस तरह हम पोटेंशियल मीटर को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये चीज़ हमने रियोस्टेट में भी पढ़ी थी। आपको याद है? रियोस्टेट को आप याद करें तो सेम यही चीज़ थी।
और आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है, एक 13.7, आप इसको नोट करें। तो जी बेटा हम पोटेंशियोमीटर का दूसरा यूज पढ़ने लगे, मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ। हर सेल के ऊपर उसकी ईएमएफ लिखी होती है, ये 10 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, लेकिन हम पोटेंशियोमीटर की मदद से एक ऐसे सेल की ईएमएफ भी मालूम कर सकते हैं जिसकी हमें नहीं पता। इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं जी। ये एक सेल है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने इसको मिलाकर एक सेल बनाया जिसके साथ मैंने एक क्या अटैच कर दीजिए, एक वायर इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये एक रेजिस्टेंस, एक वायर है बेसिकली कॉन्स्टेंटन की या मैग्नन की। तो बच्चे ये एक ऐसा सेल है जिसकी ईएमएफ मुझे पता है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी ईएमएफ को मैं कहता हूँ ई। ये हमेशा हाई होनी चाहिए। ये ऐसा सेल है जिसकी ईएमएफ मुझे पता है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए का, एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ज़रा तवज्जो से समझिएगा यहाँ से। अब क्या होगा, इसके साथ मैं एक लगा देता हूँ जनाब, एक अननोन सेल। आप ज़रा तवज्जो करें कि ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव। अननोन सेल लगाते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, कि ये जो इसकी ईएमएफ को मैं कहता हूँ ई एक्स का मतलब क्या है, ये ऐसे सेल की ईएमएफ है जिसकी ईएमएफ मुझे नहीं पता। एक्स स्टैंड्स फॉर अननोन। अच्छा जी, उसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ, एक गैल्वानोमीटर क्या करता है, किसी भी सर्किट में से चेक करता है कि करंट पास किया है या नहीं। तो दिस इज अ जोकी स्लाइडिंग टर्मिनल सी। तो ये है बच्चे इसकी अननोन सेल, अननोन ईएमएफ को मालूम करने के लिए इसकी सर्किट डायग्राम। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ये सर्किट आपको क्या बताता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। जो अननोन सेल की ईएमएफ है ना, ई एक्स, आपने इसको ऐसे जोड़ना है कि पॉजिटिव, ये पॉइंट ए किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ। तो इसको मैं कह सकता हूं दिस इज द हाई पोटेंशियल, और पॉइंट बी को मैं क्या देता हूं, लो पोटेंशियल। पॉइंट ए हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी लो पोटेंशियल पे है। अब बच्चे क्या होगा, ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है ना सी, जिसको मैंने क्या कहा था, जोकी है, ये एक मेटल वायर की ना एक जोकी है, कभी हम इधर लगाएंगे कभी इधर। अच्छा, अब होगा क्या कि जब ये जो अननोन सेल का ईएमएफ है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और नॉन सेल की ईएमएफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल, आप देखें हाई के साथ हाई कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से करंट ऐसे फ्लो करेगा डाउनवर्ड, दिस इज कॉल्ड I1। जो नॉन सेल की ईएमएफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ना, ऐसे जाएगा करंट, तो इधर से करंट डिवाइड होकर नीचे भी आएगा। और ये जो अननोन सेल की ईएमएफ है, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव अपवर्ड। तो मुझे बताएं कि I1 और I2, एक I1 नीचे को आ रहा है, I2 ऊपर को, तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल। तो हम कह सकते हैं I = 0 विच इज अ नल कंडीशन। तो मैंने आपको याद है बच्चे, अगर आप शुरू में देखें तो हमने ये पढ़ा भी था कि जो पोटेंशियोमीटर है वो नल कंडीशन के ऊपर वर्क करता है, I = 0। यही तो इसका प्रिंसिपल था, डेफिनेशन के अंदर हमने यही तो कहा था। अननोन सेल को आपने सर्किट में इस तरह कनेक्ट करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल अननोन सेल का और नॉन सेल का, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, या मैं ये कह सकता हूं कि हाई टर्मिनल के साथ हाई, लो के साथ लो। तो जब मैं इस जोकी को, स्लाइडिंग टर्मिनल सी को कभी यहां पे लेकर आऊंगा तो ये गैल्वानोमीटर की सुई यूं घूमेगी, यानी कि डिफ्लेक्शन शो करेगी। कभी यहां पे लेके आऊंगा, फिर सुई घूमेगी। तो उस जोकी को जब हम बारी बारी इस वायर के ऊपर रखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर स्लाइडिंग टर्मिनल सी इस वायर के ऊपर आएगा ना, तो गैल्वानोमीटर की सुई की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी। अब वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे पता चलेगा कि करंट नीचे इस, ये जो है ना लूप, इस लूप को मैं क्या कहता हूं, लूप AGCA। बच्चे देखें एक लूप बन रही है, AG का मतलब गैल्वानोमीटर, CA। इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट इज 0, नल कंडीशन है, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना कैंसिल भी हो रहा है। अब जब इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा इस लूप के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि इसका, ये जो अननोन सेल की ईएमएफ है, इसकी ईएमएफ उतनी ही होगी जितनी A और C की है। अननोन सेल की ईएमएफ उतनी ही होगी जितनी पॉइंट A और C के दरमियान है। तो पॉइंट A और C के दरमियान ये तो हमने निकाली हुई है, तो पॉइंट A और C के दरमियान मैं EX लिख सकता हूं। तो जरा देखें बच्चे,
ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आपने नोट कर लिया तो उसको मिटाते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब चले पॉइंट ए और सी के दरमियान क्या था, VAC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय E। अब ए और सी के दरमियान उतना ही पोटेंशियल है जितना इस अननोन सेल का, तो VAC की जगह पे क्या आ जाएगा, EX इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय E। तो बेटा हमने ये एक बात पढ़ी हुई है, आपको याद हो कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर देखें जरा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं इसका एरिया कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, या मैं कह सकता हूं कि डायामीटर कांस्टेंट है। तो बच्चे ये याद रखिएगा कि स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। इस स्मॉल l का मतलब है ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस की लेंथ है ना वो स्मॉल l है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R, और टोटल वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल L। तो देखें जी इसको हम कैसे लिखेंगे, EX इज इक्वल टू स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल l। स्मॉल l का मतलब ए और सी के दरमियान जो लेंथ है, कैपिटल R की जगह पे कैपिटल L इंटू E। हम रेजिस्टेंस की जगह पर लेंथ को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वायर की लेंथ को मेजर करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। हम लेंथ मेजर कर लेंगे, ये 2 सेंटीमीटर है, 5 है, 10 है, तो उधर से हम अननोन सेल की EMF मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है, इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो बच्चे कंपैरिजन में क्या आएगा, इधर इस डायग्राम सारी यही बनेगी, सिर्फ इधर एक सेल है ना, इसको E1 कह दें, इसी के साथ एक दूसरा सेल भी लगा दें, यानी कि इसको कंपेयर करने के लिए आप ज़रा तवज्जो करें। ये डायग्राम आपने नोट कर ली, पॉज करके नोट कर लें। अब कंपेयर करने के लिए मैं इसी डायग्राम को यूज़ करता हूँ। ये एक सेल है ना, इसको मैं E1 कह देता हूँ, एक दूसरा सेल लगाते हैं जी, और उसकी EMF को हम क्या कहेंगे, E2। अब ये ना गैल्वानोमीटर, ये इसका जो टर्मिनल है, अगर मुझे E1 के साथ कनेक्ट करना है तो मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, E2 के साथ कनेक्ट करना है तो इसके साथ जोड़ दूंगा। तो पोटेंशियोमीटर की वजह से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो X की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, E1, और L की जगह पे L1 ओवर कैपिटल L इंटू E, और इसी के साथ दूसरे सेल E2 क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू L2 ओवर कैपिटल L इंटू E। तो आप E1 और E2 को क्या करें, डिवाइड, इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो लिखें जी बच्चे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट को लेफ्ट से तो क्या आ जाएगी, E1 ओवर E2, E1 ओवर E2। ये इक्वेशन 1 की राइट साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, L1E ओवर कैपिटल L। जब E2 की वैल्यू पुट करेंगे ना तो वो उलट हो जाएगा, L ऊपर चला जाएगा और L2E नीचे आ जाएगा। तो बच्चे क्या चीज़ कट रही है, E से E कट गया, कैपिटल L से कैपिटल L। तो क्या आ जाएगा, ये आपकी बुक में MCQs भी है, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये लाइन लिखी हुई एंड पे कि रेशो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, कि इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो आप लेंथ की रेशो ले तो आपके पास सेल की EMF की रेशो आएगी। नोट कर ले, शाबाश। तो जी बेटा इधर आपने ना एक बात याद रखनी है कि आप अगर गौर करें ना, ये जो मैंने अननोन सेल बनाया था जिसको मैंने EX कहा था, ठीक है, और ये जो नॉन सेल है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि नॉन सेल की EMF मस्ट बी ग्रेटर देन अननोन। इसीलिए आपको याद है मैंने EX ये एक सेल लिया है, इधर 2 सेल मैंने कंबाइन किए हैं कि नॉन सेल की EMF शुड बी ग्रेटर देन द अननोन सेल की EMF। ये लाजमी तौर पर ग्रेटर होनी चाहिए। ये हमारी टेक्स्ट बुक में गलती भी आपने ठीक कर लेना है, ये सेल बड़ा बनाना है और जो EX है ना, जो अननोन सेल है वो छोटा बनाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ग्रेटर होगा फिर भी डिफ्लेक्शन शो होगी, अगर E इज लेस देन EX होगा फिर भी डिफ्लेक्शन शो होगी, अगर अननोन सेल की EMF और नॉन सेल की EMF इक्वल होगी तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। तो बहरहाल ये आपने नॉन सेल की जो EMF है वो ग्रेटर ही लेनी है। तो आइए इसके आखिर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसके यूजेस आते हैं। राइट डाउन द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पहला यूज क्या है जी, टू डिटरमाइन द EMF ऑफ सेल। इससे हम किसी सेल की EMF भी मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इधर लिख दूं टू डिटरमाइन द अननोन तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अननोन EMF ऑफ द सेल, ये हमने देखा भी
दूसरा इसका यूज टू कंपेयर द ईएमएफ, ये देखा हमने, आपने कंपेयर भी हमने किया। तीसरा यूज एज अ कंटिन्यूसली पोटेंशियल डिवाइडर, इसको भी हमने पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर इज यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। नंबर 4 पे जो उसका यूज है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, हम इस वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं स्मॉल आर। अब उसके लिए एक लंबा मेथड है, डेरिवेशन है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसका फार्मूला बता सकता हूँ कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस को किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर का मतलब क्या है, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस इंटू L1 और L2 माइनस 1। L1 किसकी लेंथ है, ये E1 सेल की, और L2 किसकी लेंथ है, E2 सेल की। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए हम किसी वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। और आखिर में यूज है टू कैलिब्रेट वोल्ट मीटर एंड एम मीटर, इससे हम वोल्ट मीटर और एम मीटर को कैलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो बच्चे आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।